हेलो फ्रेंड्स, कल्पाक्ष के 300 डेज हार्ट चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। इस चैलेंज में आप लोग अभी तक 34 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 3400 क्वेश्चंस आप अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। 3400 क्वेश्चन आपके अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 35 डे में जो है एक बार फिर से पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं, यानी कि यहाँ पर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस होते हैं। यह बुनियादी नियमों का एक सेट प्रदान करता है जो समाज के सदस्यों के बीच समन्वय की अनुमति देता है। It provides a set of basic rules that allow for coordination among members of society। ठीक है, स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स देखे हैं, उन लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस वहां पर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन के बीच के जो है रिलेशंस को मेंटेन करता है, सिटीजन स्टेट के बीच के रिलेशंस को मेंटेन करता है, और स्टेट की जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके आपसी रिलेशन को भी मेंटेन करने का काम करता है। It provides a set of basic rules that allow for coordination among the members of society। करेक्ट है। यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। It specify who has powers to make the decision in a society। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास होगी और डिसीजन लेने का काम कौन करेगा। तो इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह सीमाएं निर्धारित करता है कि सरकार अपने नागरिकों पर क्या लागू कर सकती है। ठीक है ना, यानी कि ये स्टेट के ऊपर लिमिटेशन भी लगा कर रखता है कि किस तरीके के लॉज, किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन स्टेट बना सकता है और किस तरीके के नहीं बना सकता है। इट सेट्स लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस, यानी कि गवर्नमेंट अपने सिटीजंस के लिए कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है और कौन से नहीं बना सकती है। ठीक है, अपने को पता है कि है ना, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो है ना, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन, ऐसे कोई लॉज बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर है डी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। संघ राज्य के मामलों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर भी विचार किया जाएगा। यह प्रावधान संविधान के निम्नलिखित के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the union or a state। The provision was provided in the constitution under आर्टिकल 335 पार्ट 16। हम लोगों को पता है आर्टिकल 335 की है ना, जो पार्ट 16 में दिया हुआ है वहां पर ये प्रोविजन हम लोगों को देखने को मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी, पार्ट 16। ठीक है, पार्ट 16 के आर्टिकल 335 में जो है ये प्रोविजन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, यानी कि है ना फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इनमें से करेक्ट हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन बनाते हैं। करेक्ट। दे स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द सोशल कंट्रोल। पता है हम लोगों को। ठीक है ना, ये दोनों के बीच में जो है वो एक कंट्रोल मेंटेन करके चलते हैं। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो निजी व्यक्तियों की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध हैं। करेक्ट है। There are some fundamental rights that are available against the arbitrary action of the private individuals। ठीक है ना, जैसे अपने को पता है आर्टिकल 15 है ना क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में जो है ये क्या है, इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल होता है। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। करेक्ट है ना। देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। हम लोगों को पता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल सिटीजंस के लिए अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो एलियंस के लिए या फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। सभी मौलिक अधिकार स्वनिष्पादित है। सभी मौलिक अधिकार स्वनिष्पादित है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। ठीक है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, कुछ को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अपन लोग देखते हैं आर्टिकल 17 में प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, तो उसके लिए अपन लोग देखते हैं कि है ना, उसके लिए लॉ बनाने का काम जो है वो संसद करता है, पार्लियामेंट करता है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, विथ रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, बिल्कुल करेक्ट है ना। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 50 करोड़ लोगों को जो है ऑलमोस्ट इसके अंतर्गत अभी तक कवर किया जा चुका है। ठीक है, इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है ना स्टेट फंडेड जो है हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ठीक है, इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर की जाएगी। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The beneficiaries under the scheme will be identified on the basis of the socio-economic caste census 2011, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज द नोडल एजेंसी फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को जो है इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया। पता ही हम लोगों को 2018 में जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसके अंतर्गत है ना अप टू द 5 लाख रुपीज का जो है वो है ना इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है ना। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, इनकरेक्ट है। आपको बताया कि ये जो है वर्ल्ड बैंक इशू करता है, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक इशू करता है, यह साल में एक बार रिलीज होती है। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। हमको पता है कि साल में 2 बार रिलीज होता है, जनवरी और जून में, ठीक है। इट इज रिलीज्ड वंस इन अ ईयर। व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है ना। तो रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक इशू करता है और ये ट्वाइस इन अ ईयर इशू किया जाता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची प्रावधान, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, शेड्यूल और प्रोविजन। शेड्यूल्स दिए हुए हैं, इनके साथ उनके है ना प्रोविजंस दिए हुए हैं, कौन सा शेड्यूल कौन से पेयर से मैच करता है। फोर्थ शेड्यूल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन, करेक्ट है ना। फोर्थ शेड्यूल, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, स्टेटमेंट करेक्ट है। सिक्स्थ शेड्यूल, छठी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको बताया असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के है ना अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। सिक्स्थ शेड्यूल, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के है ना ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है, तो सेकंड मैच नहीं करता है। 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, ठीक है, करेक्ट है। 10th शेड्यूल, प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, करेक्ट है। हमको पता है 10th शेड्यूल में जो है वो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड रूल्स दिए हुए हैं, है ना। इस शेड्यूल को जैसा कि अपने को पता ही है ना 52nd अमेंडमेंट से हम लोग लेकर के आए थे, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। जैसे अपने जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें लेक्चर्स में भी अपन लोग ये देखे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली में व्यक्तित्व पंथों के प्रति अधिक प्रवणता है। Unlike the presidential system, the parliamentary system is more prone to the personality cults, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में भी अपन लोग देखें तो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। रीजन ये है कि पर्सनालिटी कल्ट इन द सेंस अगर अपन लोग देखें तो इंडिविजुअल क्वालिटीज, तो इंडिविजुअल क्वालिटीज जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पर जो है उनको है ना हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों को इलेक्ट करना होता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी से, एक इंडिविजुअल से जो है वो सारी चीजें डिसाइड तो होती है, लेकिन उतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं होती, क्योंकि पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और उसी का एक पार्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन वहां पर जो है वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होता है, प्रेसिडेंट। इसलिए पर्सनालिटी कल्ट्स यानी कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्वर्ण सिंह कमेटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल की गई है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज,
ठीक है, संसद को मौलिक कर्तव्यों में से किसी का पालन न करने पर दंड या सजा लगाने का अधिकार देना। इनकरेक्ट है, हमको पता है कि ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना, ठीक है, तो यही करेक्ट है। ठीक है, ड्यूटी टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है ना, देश की रक्षा करना ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, और इसको क्या किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, करों का भुगतान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, नहीं इस तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजंस, ठीक है ना, नहीं है। मौलिक कर्तव्य में से किसी का पालन न करने पर दंड या सजा लगाने वाले किसी भी कानून पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा, ठीक है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। नो लॉ इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन or punishment for the non-compliance with any of the fundamental duties shall be called in the question in court, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नहीं है, ठीक है, यानी कि सीबीआई के का कौन सा फंक्शन इसमें से नहीं है, ठीक है, यानी कि अपन लोगों को जो है ऐसे फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है जो सीबीआई नहीं करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कदाचार के मामलों की जांच करना, ठीक है, करता है। इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड द मिसकंडक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बम विस्फोट, विमान और जहाजों के अपहरण, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले और सामूहिक विनाश के हथियारों के इस्तेमाल सहित आतंकवादी हमलों की जांच करना। यही नहीं हमको पता है, ये काम एनआईए करता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करता है, सीबीआई का ये काम नहीं होता है। प्रोब टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, अटैक्स ऑन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड यूज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, तो क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले गंभीर अपराधों की जांच करना, बिल्कुल करेक्ट करता है। इन्वेस्टिगेटिंग सीरियस क्राइम्स हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ऑफ पर्सनल क्रिमिनल्स, ठीक है, ये काम भी सीबीआई करता है। अपराध के आंकड़े बनाए रखना और आपराधिक जानकारी का प्रसार करना। मेंटेनिंग क्राइम्स स्टैटिस्टिक्स एंड डिसेमिनेटिंग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, बी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि क्या काम सीबीआई नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, गलत, ठीक है ना, यानी कि फॉल्स जो है स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में मध्यस्थ स्तर के निकाय का गठन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। हमको पता है कि ऐसे स्टेट्स जहां पर पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है ना। द इंटरमीडिएटरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट्स हैविंग लोअर पॉपुलेशन, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, 73वें संविधान संशोधन के तहत गांव स्तर पर ग्राम सभा के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा एट द विलेज लेवल हैज बीन मेड अ मैंडेटरी प्रोविजन अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, आर्टिकल 243 बी, पता ही है मैंडेटरी है ग्राम सभा का जो है कॉन्स्टिट्यूशन करना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है ना। ग्राम सभा कंप्राइजेस ऑल द एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द पंचायत एरिया, ठीक है, तो जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होते हैं पंचायत एरिया में वो सभी क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत पूछा है, ठीक है, तो गलत क्या है, आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, सभी तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश पेश किया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डिनेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, 1861 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सबसे पहली बार जो है क्या किया गया था, है ना, जो गवर्नर जनरल थे, जो वायसराय थे, उनको ऑर्डिनेंस इश्यू करने की अथॉरिटी दी गई थी, ठीक है, तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सबसे पहले इसी में जो है वो गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस इश्यू करने की अथॉरिटी दी गई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के भाग 4 में निर्धारित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को खत्म या कम नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर उन्हें भाग 3 में निर्धारित मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और उनके सहायक के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लागू करके संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय रखी थी,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर केस दिया हुआ है जिसके अंतर्गत बताया हुआ है कि ठीक है इनिशियल किस केस में जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डीपीएसपी के ऊपर जो है वो क्या किया गया था, है ना, प्रेफरेंस दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, मीन the directive principles of state policy laid down in part 4 of the constitution cannot in any way override or abridge the fundamental rights guaranteed by part 3. On the other hand, they have no confirm to and run as subsidiaries to the fundamental rights laid down in part 3, but the fundamental rights could be amended by the parliament by enacting constitutional amendment acts. In which of the following cases did Supreme Court hold this opinion? ठीक है, चंपकम दोराई राइजन का जो केस था 1951 में, इसमें इस, है ना, इसमें इस जो है व्यू को कोर्ट के द्वारा रखा गया था। ठीक है, चंपकम दोराई राइजन केस में 1951 में कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाएगा, डीपीएसपी के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा और डीपीएसपी जो है वो क्या करेंगे, एज ए असिस्टेंट जो है वो काम करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस टू द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, सब्जेक्ट और लिस्ट दिया हुआ है, कौन देखना है हम लोगों को कि कौन सा मैच करता है। बैंकिंग समवर्ती सूची इनकरेक्ट, हमको पता है बैंकिंग जो है वो कहां पर आता है ना, यूनियन लिस्ट में आता है। यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है बैंकिंग कॉन्करेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। कृषि राज्य जो है वो करेक्ट है। ट्रेड यूनियन संघ, ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ट्रेड यूनियन क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो केवल आपका कौन सा सेकंड पेयर जो है वो करेक्ट मैच करता है। बैंकिंग जो है वो कॉन्करेंट नहीं है, बैंकिंग क्या है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट करेक्ट है। ठीक है, ट्रेड यूनियन जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इन केस आपका जो है वो केवल सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। केवल एक जोड़ी जो है वो क्या है, करेक्ट है। केवल एक जोड़ी जो बी है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि अपन लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट किस केस में डिक्लेयर किया था, तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मिनर्वा मिल्स वाला जो केस है 1980 में आया था, मिनर्वा मिल्स बनाम, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो 1980 का केस है, मिनर्वा मिल्स वाला केस, इसमें जो है वो दोनों के बीच में क्या किया गया था, दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करने की बात की गई थी और इस बैलेंस को क्या बोला गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, देख लें सही, ठीक है ना, कि कौन करेक्ट है। ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर देयर डिसीजन। पता है हम लोगों को, अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल सकता है। आर्टिकल 78 में ये अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट को दी गई। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर देश से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी मांग सकता है। ठीक है, अपने को पता है वैसे तो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो ड्यूटी होती है कि वो गवर्नेंस से रिलेटेड जो है सारी इंफॉर्मेशन क्या करे, प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करे। लेकिन अगर इन केस नहीं प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर से ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। द प्रेसिडेंट मे राइट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैटर्स कंसर्निंग द कंट्री। करेक्ट है। राष्ट्रपति त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी, अगर किसी के पास जो है वो है ना क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला है, तो इन दैट केस ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है प्रेसिडेंट का कि वो डिसाइड करे कि कौन स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है और कौन जो है वो आगे जाकर के बेहतर तरीके से सरकार चला सकता है। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है। The president can appoint a person as prime minister in the event of a hung assembly. hung assembly मतलब जब किसी के भी पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी। सभी तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए, किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, चलिए, राज्य को कर के रूप में एकत्र धन को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है ना। हम लोगों ने देखा आर्टिकल 27, ठीक है ना, स्टेट शुड नॉट स्पेंड द मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ अ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा अगर
टैक्स के थ्रू कलेक्ट अगर किसी मनी को, रेवेन्यू को अगर किसी स्पेसिफिक रिलीजन के प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट यूज करती है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इट शैल बी द वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यह प्रावधान धार्मिक संस्थाओं के धर्मनिरपेक्ष प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कर और शुल्क लगाने पर रोक लगाता है। इनकरेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात जो है वो है ना यहाँ पर नहीं की गई है। This provision prohibits the levy of a tax and fee to control the secular administration of religious institution। ठीक है, आपका जो है वो क्या है, ए, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए रिगार्डिंग दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से सही उत्तर, ठीक है, यानी कि आपको जो है क्या करना है, करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। केंद्र वित्तीय मामलों पर राज्य पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो सेंट्रल का कंट्रोल जो है वो स्टेट्स के ऊपर होता है, करेक्ट है। सेंट्रल रिक्वायर्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद सभी धन विधेयकों को या अन्य वित्तीय विधेयकों को विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। प्रेसिडेंट में रिजर्व ऑल मनी बिल्स और other financial bills for consideration after they are passed by the legislature of state। ठीक है, ये भी प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के मनी और फाइनेंस बिल को अपने कंसिडरेशन के लिए बुला सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती करने के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। पता है अपने लोगों को सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की भी सैलरी और अलाउंसेस जो है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी कम किए जा सकते हैं। ये अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 1, 2 एंड 3 सारे के सारे आंसर जो है ऑप्शन आपके करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसके पास किसी नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। हमको पता है आर्टिकल सेकंड में किसी नए स्टेट को एडमिट करने या किसी नए स्टेट को एस्टैब्लिश करने की अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इसको दिए, पार्लियामेंट को दिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, आर्टिकल 2 में जो है ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संसदीय लोकतंत्र निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ठीक है, यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, तो उनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे बेनिफिट जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से होते हैं। जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, हमको पता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, व्यापक प्रतिनिधित्व यानी कि वाइड रिप्रेजेंटेशन, ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं कि सभी लोगों को, सभी क्लासेस को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, शक्तियों का सख्त पृथक्करण। ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर जो होता है, हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है वो क्या होता है, लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसी में से निकल करके और क्या होता है, हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनता है। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, जबकि अपन लोग देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूएसए में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग होता है और लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। ठीक है, हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग देखें तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर पॉलिटिकल इक्विटी। ठीक है, इनमें से कौन से जो है वो पॉलिटिकल इक्विटी एश्योर करने का काम करते हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, करेक्ट है। इलेक्शन बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एडल्ट सफरेज का मतलब ही यही है कि हर वो इंडिविजुअल जो है ना इस चीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है, जिसका नाम वोटर लिस्ट में लिखा हुआ, वो सभी जो है वो क्या करते हैं, इलेक्शन के प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, उपाधियों का उन्मूलन। ठीक है, ये राजनीतिक समानता सुनिश्चित नहीं करता है, ये क्या करता है, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने का काम करता है। धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए कोई अयोग्यता नहीं होगी, बिल्कुल सही है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जा सकता। नो इनएलिजिबिलिटी फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, बताइए अपन लोगों को। ठीक है, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी एश्योर होता है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान संशोधन
की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो प्रोसेस दिए हैं उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स में हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की प्रोसेस से रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा के मनोनीत सदस्य द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनकरेक्ट है। ठीक है ना, a constitutional amendment bill cannot be introduced by the nominated members of the लोक सभा। ठीक है, इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं लगाया हुआ है। नॉमिनेटेड मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। एक संवैधानिक संशोधन विधेयक जो संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है उसे आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। इनकरेक्ट है। A constitutional amendment bill that seeks to amend the federal provisions of the constitution must be ratified by the legislatures of half of the states by a special majority। इनकरेक्ट है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर को क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर किया, और क्योंकि वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि राइट टू इक्वलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से सही यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करना है। कानून के समक्ष समानता है एक सकारात्मक। ठीक है, इनकरेक्ट है ना, सकारात्मक नहीं, हमने को पता है कि भाई ये क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है वो क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। सकारात्मक अवधारणा है जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेषाधिकार का अभाव। ठीक है, हाफ स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट विच मींस द अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। तो हाफ स्टेटमेंट करेक्ट है, हाफ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमको इसको इनकरेक्ट ही कंसीडर करना है। जहां समान और असमान को अलग अलग माना जाता है वहां अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। वेयर इक्वल्स एंड अनइक्वल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की परमिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। ठीक है, इक्वलिटी किसके बीच में होगी, इक्वल्स के बीच में होगी। इक्वलिटी अमंग द इक्वल्स, जो अनइक्वल है उनको क्या किया जा सकता है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो यदि इक्वल्स और अनइक्वल्स को किया जा रहा है तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो हमको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक है, एकल संविधान। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों के लिए क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या यूनिटरी फीचर है। आपातकालीन प्रावधान, करेक्ट। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस भी क्या है ना, यूनिटरी फीचर्स है। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये भी क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। आर्टिकल 312 में दिए हुए हैं। ठीक है, अपन लोग देखते हैं यूएसए में क्या होती है। ठीक है, यूनियन की और स्टेट की दोनों की सर्विसेज अलग अलग होती हैं, बट ऑल इंडिया सर्विसेज दोनों के लिए क्या होती है, कॉमन होती है। तो ये भी क्या है, ठीक है, एकीकृत चुनावी मशीनरी, ये भी करेक्ट है। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी करेक्ट है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है ना, ये भी करेक्ट है। फेडरल ऑफ स्टेट्स में अपन लोग देखते हैं कि जो गवर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे अपन लोग यूएसए को देखें, यूएसए में क्या होते हैं, स्टेट्स के जो गवर्नर्स होते हैं उनको पब्लिक इलेक्ट करने का काम करती है। हमारे यहाँ पर जो है उनको क्या किया जाता है, सेंट्रल उनको अपॉइंट करता है थ्रू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सारे के सारे 1 2 3 4 5, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारे के सारे यूनिटरी फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अस्पृश्यता को समाप्त करता है और मौलिक अधिकार के रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगाता है। Which one of the following rights abolished untouchability and prohibits its practice as a fundamental right? Social right हम लोगों को पता है, ठीक है ना। राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में जो आपके है ना राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है, आर्टिकल 17 में क्या किया है, इसको अबॉलिश किया है अनटचेबिलिटी को। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य मानवाधिकार, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इनमें से करेक्ट जो है हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने या पीड़ित को मौद्रिक राहत सहित कोई राहत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, द कमीशन हैज नो पावर टू पनिश द वायलेटर और
ऑफ ह्यूमन राइट्स नॉर टू अवॉर्ड एनी रिलीफ इंक्लूडिंग मॉनेटरी रिलीफ टू द विक्टिम। ठीक है, ना तो उसको पनिश करने का अथॉरिटी होता है, नहीं जो विक्टिम है उसको किसी तरीके का रिलीफ प्रोवाइड करने का अथॉरिटी होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, इनकरेक्ट है। ठीक है, द कमीशन सबमिट्स इट्स एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो ये इनकरेक्ट है, यानी किसको करता है, स्टेट गवर्नमेंट को वो सबमिट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स में से आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को पद और विभाग आवंटित करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, ठीक है, ये स्पेशल प्रिविलेज होता है, हमको पता है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये भी करेक्ट है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अ पर्सन कैन बी प्राइम मिनिस्टर इवन विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, करेक्ट है। विद इन 6 मंथ उसको जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री राज्यसभा से नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी फ्रॉम द राज्यसभा, इनकरेक्ट है। अभी हम लोगों को पता ही है, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के मेंबर ही थे, ठीक है। तो क्योंकि आपको गलत बताना है तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 निम्नलिखित में से किस स्थिति से संबंधित हैं? आर्टिकल 358 एंड 359 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। पता है हम लोगों को, आर्टिकल 352 में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 358 और 359 में प्रोविजन दिया हुआ है, ठीक है। 358 में बताया हुआ है कि भाई अगर एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, या वॉर की बेसिस पे अगर 352 लगाया, नेशनल इमरजेंसी बनाया, तो आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। 359 में बताया हुआ है कि जो है ना, जो बचे हुए फंडामेंटल राइट्स है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, उनको जो है वो रोका जाना है या नहीं रोका जाना है, ये क्या करेगा, ये राष्ट्रपति जो है वो एक आदेश निकाल करके तय करेगा। तो 358 और 359 दोनों जो है वो कैसे रिलेटेड है, आर्टिकल 352 के अंदर दिए हुए है ना, नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन से रिलेटेड हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विनियमित है? मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021। Which of the following services at present are regulated under the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021, ठीक है, यानी कि है ना, पर्टिकुलर अपन लोग देखें तो जो कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है 2021 का, उसके अंतर्गत इनमें से कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है वो इसके रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं, इसके कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। सोशल मीडिया साइट्स, करेक्ट है, सोशल मीडिया साइट्स जो है इसके रेगुलेशंस में आते हैं, ठीक है ना। ओवर द टॉप ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाएं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओटीटी सर्विसेज भी जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज जो है अभी रिसेंटली इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। डिजिटल समाचार साइट्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। डिजिटल न्यूज साइट्स, ठीक है, तो यानी कि अपन लोग देखते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग साइट्स को अभी जो है इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म से नागरिक साथ ही साथ एक प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है। In the USA, a citizen by birth as well as a naturalized citizen is eligible for the office of president. पहले देख लें, सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, यानी कि क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है यूएसए में प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस दिए हुए उसके अंदर क्या होना चाहिए, बाय बर्थ जो है वो कैंडिडेट को यूएस का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, यानी कि अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको जन्म से अमेरिका का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। अगर है ना देशीकरण के माध्यम से, नेचुरलाइजेशन के माध्यम से उसने सिटीजनशिप लिया है तो वो नहीं बन सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। भारत में केवल जन्म से नागरिक और न कि एक प्राकृतिक नागरिक राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र है, ठीक है, इनकरेक्ट है। इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि बाय बर्थ ही कैंडिडेट को क्या इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर केवल क्या बात की गई, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ही पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी,
ठीक है, 1 और 2 दोनों ही क्या है, करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है, करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू द इंडियन सिटीजन्स ओनली, ठीक है ना, फॉरेनर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए। संविधान के उनके उल्लंघन के विरुद्ध कोई कानूनी प्रतिबंध प्रदान नहीं करता, ये भी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, ठीक है ना, हमको पता है कि अगर उनका वायलेशन किया जाता है तो उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का जो है कोई प्रतिबंध, कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों जो है वो क्या है, करेक्ट है। आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के भाग 4A के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, यानी कि अपन लोग देखते हैं पार्ट 4A के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है, तो इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन सी नहीं है। तो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनको हमको आइडेंटिफाई करना है। जांच और सुधार की भावना विकसित करना, ठीक है, यानी कि टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसीलिए अपन लोग देखते हैं कि अंधविश्वास वगैरह, कुरीतियां वगैरह उनको दूर करने के लिए अपन लोग देखते हैं कि है ना, इंक्वायरी करने और सुधार करने की बात कही गई है, ठीक है। इसी इंक्वायरी और रिफॉर्म के बेसिस पे अपन लोग देखते हैं कि कई सोशल रिफॉर्म्स जो है वो इंडियन सोसाइटी में हमको देखने को मिले। तो बिल्कुल है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ठीक है, ये भी करेक्ट है ना। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ये भी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना, करेक्ट है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, करेक्ट है। थर्ड भी है, वोट डालना, ठीक है, इस तरीके का कोई ड्यूटी नहीं है। टू कास्ट वोट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्या करना है, सही स्टेटमेंट जो है हमको आइडेंटिफाई करना, करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। हमको पता है नेशनल इमरजेंसी 1 मंथ के अंदर क्या करनी होती है, अप्रूव करनी होती है, ठीक है। द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन द 2 मंथ्स, ठीक है। तो हमको पता है ये क्या होता है, 1 मंथ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी continues for 6 months and can be extended to an indefinite period with the approval of the parliament every 6 month, ठीक है ना। तो इसके लिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया गया है ना। हर बार 6-6 महीने का जो है वो पास करके और क्या किया जा सकता है, उसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने देखा है काय के लिए, प्रेसिडेंट रूल के लिए होता है। प्रेसिडेंट रूल के लिए होता है कि प्रेसिडेंट रूल को है ना अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से फीचर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गणतंत्र और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यानी कि रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, करेक्ट है, ठीक है, इट इज द बेसिक, ठीक है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली इनकरेक्ट है, हमको पता है। प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पे तो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, करेक्ट है ना। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, करेक्ट है। हमारे यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर किस सेंस में है कि हर इंस्टीट्यूशन के काम करने का जो है दायरा डिसाइडेड है, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर यानी कि कानून बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, विधायिका करेगी, और उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा, है ना, एग्जीक्यूटिव करेगा, ठीक है। तो ये जो है, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है वो कोर्ट ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पर नहीं पड़ता है, पर सेपरेशन ऑफ पावर मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, ठीक है। यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए हुए हैं,
विशेषता उधार ली गई, फीचर्स बारोड फ्रॉम, यानी कि दो पेयर्स दिए हुए हैं, एक तरफ फीचर दिया हुआ है और दूसरी तरफ वो सोर्स दिया हुआ है जहां से इसको बारो किया गया है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान करेक्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए करेक्ट है। मौलिक अधिकार फ्रांसीसी संविधान, ठीक है ना, इनकरेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हमको पता है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिया है हमने। संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलियाई संविधान करेक्ट है, ठीक है ना। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट है। तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है, करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नहीं जोड़े गए। ठीक है, यहाँ पर नीचे जो है वो डीपीएसपी के कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कि इन प्रोविजंस में से कौन से प्रोविजंस जो है वो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपी में नहीं जोड़े गए थे, डीपीएसपी में इंक्लूड नहीं किए गए थे। ठीक है ना, नहीं जोड़े गए थे। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, इसको 42nd अमेंडमेंट से नहीं जोड़ा है। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, 42nd में इसका प्रोविजन नहीं किया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, करेक्ट है, इसको जोड़ा गया था। टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, तो ये जो है 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक है, आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ठीक है, इसको भी नहीं जोड़ा गया, ये ओरिजिनली शामिल था। टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, तो इसको भी नहीं जोड़ा गया। इनकेस आपका आंसर जो हो जाएगा वो केवल क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है, आपका आंसर केवल क्या होगा, सेकंड, ठीक है, केवल सेकंड, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट ऑप्शन को जो है वो क्या कर लें, केवल सेकंड कर लें, ठीक है, तो केवल सेकंड जो है वो जोड़ा गया है ना 42nd अमेंडमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें से हमको क्या करना है, सही, ठीक है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना है। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल किया गया। It provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने देखा था, है ना, प्रिंसली स्टेट्स और है ना ब्रिटिश प्रोविंसेस दोनों को मिलाकर के जो है एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात इसमें की गई थी। ऑल्दो इट्स डिफरेंट थिंग कि प्रिंसली स्टेट्स कभी जो है वो इसके लिए तैयार हुए नहीं और ये फेडरेशन कभी भी एग्जिस्टेंस में आया नहीं, इट वाज डिफरेंट थिंग, बट इसने ये प्रोविजन किया था। इसने सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की, इनकरेक्ट है। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन ऑल द प्रोविंसेस, ठीक है, इनकरेक्ट है, हम लोगों को पता है उस समय 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे और इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या किया था, 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल स्टार्ट किया था, रेस्ट 5 जो प्रोविंसेस थे वहां पर बाइकैमरल नहीं था, वहां पर यूनिकैमरल ही था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। 11 प्रोविंसेस थे, 6 में बाइकैमरल स्टार्ट किया था, 5 में यूनिकैमरल था, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। भारत में संवैधानिक अपकृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अपकृत्यों के लिए राज्य की देयता को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, करेक्ट है। इन इंडिया देयर इज नो लेजिस्लेशन व्हिच गवर्न्स द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्ट्स कमिटेड बाय द सर्वेंट्स, यानी कि भारत सरकार का कोई कर्मचारी, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी सिटीजन को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कोई कानून नहीं है, उसके कंपनसेशन के लिए कोई कानून नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है, ऐसा कोई कानून अभी फिलहाल तक जो है वो बनाया नहीं गया है, ठीक है। ऐसे मामलों में न्यायालय पीड़ित को मौद्रिक मुआवजा दे सकता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अ कोर्ट ऑफ लॉ कैन अवार्ड मॉनेटरी कंपनसेशन टू द विक्टिम इन सच केसेस, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या कर सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं डेमोक्रेसी के, आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन से फीचर जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के होते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए, बिल्कुल सही, हम लोगों ने देखा था, है ना। डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट इन
दोज सिलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जिनको लोगों ने सिलेक्ट किया उनके पास जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। हम लोगों को पता है यही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सत्ता में सत्तारूढ़ दल के पास चुनाव में हारने का उचित मौका होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। द रूलिंग पार्टी इन पावर मस्ट हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इन एन इलेक्शन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। हमने कई बार देखा है, हमारे यहाँ पर ऐसा हुआ है कि रूलिंग पार्टी जो है चुनाव हारी है और अगली बार किसी नई पार्टी ने गवर्नमेंट किया है, ठीक है। जबकि अपन लोग देखते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हारने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पर है ना, वहां पर अपन लोग देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम काम ही नहीं करता, वहां केवल क्या होता है, एक ही पार्टी होती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का तो ये फीचर होता है। प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, करेक्ट है। ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, करेक्ट है। सरकार कानूनों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। हमको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो अनकंट्रोल्ड नहीं होती, कंट्रोल्ड होती। कॉन्स्टिट्यूशन खुद जो है उनके लिमिटेशन को डिसाइड करने का काम करता है। द गवर्नमेंट इज नॉट लिमिटेड बाय द लॉज और रेगुलेशंस, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। 1, 2 एंड 3 आपका क्या होगा, करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, यानी कि डीपीएसपी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ जो है वो प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको हमको देखना है, ठीक है ना। ऊपर दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में से कौन से उदार बौद्धिक, ठीक है, सिद्धांतों पर आधारित है। विच आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन अबव आर बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जो यहाँ पर दिए हुए हैं प्रिंसिपल्स, उनमें से हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लिबरल इंटेलेक्चुअल जो है वो उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, यानी कि सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये नहीं है, क्योंकि अपने को पता है ये काय में आता है, ये सोशलिस्ट में आता है। आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि का आयोजन, ठीक है, करेक्ट है, ये आता है। ऑर्गेनाइजिंग एग्रीकल्चर ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है, ये करेक्ट है। इसको हम क्या करते हैं, है ना, लिबरल इंटेलेक्चुअल के तरह से क्लासिफाई करते हैं। गायों के वध पर प्रतिबंध, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस, हमको पता है ये क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, ठीक है। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, केवल सेकंड, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा आपका आंसर। केवल सेकंड जो है वो काय के अंतर्गत आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जब लोगों को वोटिंग अधिकार देने की बात आती है तो भारत अग्रणी था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज दिए हुए हैं, उन कंट्रीज में से हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने एडल्ट सफरेज को जो है इंडिया के बाद प्रोवाइड किया था अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ के सिटीजन्स को, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फ्रांस, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान एंड फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि फ्रांस ने कब 1944 में प्रोवाइड किया था, ठीक है, जापान ने कब 1946 में प्रोवाइड किया था और अमेरिका ने 1965 में प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो बाकी के दोनों कंट्रीज जो हैं उन्होंने इंडिया से पहले प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर केवल एक है यूएसए जिसने इंडिया के बाद जो है वो प्रोवाइड किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, केवल एक, है ना। फ्रांस ने 1944 में, जापान ने 1946 में और यूएसए ने 1965 में। तो केवल यहाँ पर यूएसए ऐसा ऑप्शन है जिसने इंडिया के बाद एडल्ट सफरेज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं अकॉर्डिंग फॉर द, ठीक है, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसमें से हमको देखना है सही, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब भी संविधान सभा विधायी निकाय के रूप में मिलती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। व्हेन एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट एज द लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना, लेजिस्लेटिव बॉडी, इट वाज चेयर्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकरेक्ट है। हमको पता है जब वो एज ए लेजिस्लेचर बॉडी मिलती थी तो उसके जो चेयरमैन होते थे वो कौन होते थे, जीवी मावलंकर होते थे, ठीक है, जीवी मावलंकर, जिनको स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। संविधान सभा ने 1947 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग इन 1947, हमको पता है 14 जनवरी 1950 में इसको अडॉप्ट किया था। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर वन नॉर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर एनसीएसटी, है ना, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, क्या करना है, सही, ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इनकरेक्ट है।
ठीक है, द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, इनकरेक्ट हमको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। मूल संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान नहीं था। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हम लोगों को पता है ना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो है ना, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एंग्लो अमेरिकन के लिए, सभी के लिए क्या किया था, एक कॉमन जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एनसी/एसटी को अलग किया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में किसी बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नामित करता है? Which one of the following designates a bank as डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक? पता है अपने को ये काम जो है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि ऐसे कौन से बैंक है जो डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, आरबीआई जो है वो ये काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है? Which of the following rights are a part of the right to protection of life and personal liberty? यानी कि इनमें से कौन से जो है वो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का पार्ट हैं? ठीक है, उसको हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, विदाउट रीजन किसी भी इंडिविजुअल को स्टेट से बाहर निकालना। ठीक है, ये काय में है ना, पर्सनल लिबर्टी में आता है। विदेश यात्रा का अधिकार करेक्ट है, ये भी इंक्लूडेड है। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, अलग अलग डिफरेंट केसेस में अपन देखा, मेनका गांधी के केस में भी जो है इसको माना गया है। ठीक है, आर्टिकल मौन की स्वतंत्रता। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, हमको पता है फ्रीडम ऑफ साइलेंस जो है वो है ना, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में नहीं आता है, ये क्या में आता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। ठीक है, राइट टू साइलेंस भी जो है वो क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पार्ट है। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का अधिकार। ठीक है, करेक्ट है। राइट टू द रोड इन हिली एरियाज, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसे शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम पारित होने के बाद जोड़ा गया। ठीक है, इनकरेक्ट। ठीक है, इट वाज एडेड आफ्टर द पासेज ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। हमको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो 2000 है ना 10 में आया है, 2009 में बना है, 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, जबकि हम देखें तो इसको 86 अमेंडमेंट से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ले आए थे। 86 संविधान संशोधन से पहले संविधान में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। इनकरेक्ट है। फंडामेंटल राइट्स में प्रोविजन नहीं था, डीपीएसपी में तो प्रोविजन था। ठीक है, तो यहाँ पर काय की बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। देयर वाज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिफोर द 86th अमेंडमेंट। इनकरेक्ट है। 86th अमेंडमेंट के पहले भी कहाँ पर? डीपीएसपी में ये प्रोविजन था। इसमें शामिल है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इनकरेक्ट है। 6 वर्ष तक नहीं, 6 से 14 वर्ष तक। इट इंक्लूड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, 6 to 14 ईयर्स। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है, उच्च शिक्षा को नहीं। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस प्रोविजन मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन एंड नॉट हायर एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन ने केवल क्या किया? एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, हायर एजुकेशन को नहीं। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, संसदीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, यानी पार्लियामेंट्री कमिटीज के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ठीक है, सही है। वे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। दे कैन इन्वेस्टिगेट द केसेस ऑफ करप्शन। ठीक है ना, जो कमिटीज होती है उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो करप्शन के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। वे विचाराधीन मुद्दे के गहन विश्लेषण के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है ना, करेक्ट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द इशू अंडर द कंसिडरेशन। बिल्कुल सही है, किसी भी इशू के ऊपर इन डेप्थ क्या करते हैं? इन डेप्थ एनालिसिस उनके द्वारा किया जाता है। हमको पता है कि लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ काफी टेक्निकलिटीज दी होती है, इसलिए ये सब काम जो है वो किसके थ्रू? पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, ये समितियां सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। करेक्ट है। दिस कमिटीज प्लेज अ वाइटल रोल इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, करेक्ट है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, चलिए अब तक अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि 352 के अंतर्गत अपन लोग देखते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग, ठीक है, इंडिया में अभी तक जो हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से
कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं, ठीक है ना, कौन से सही हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 की अथॉरिटी को यूज करते हुए जो अभी तक नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट है। अब तक 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है। सो फार अ नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 2 टाइम्स, हमको पता है 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है ना, 3 टाइम्स हम लोगों ने किया था, ठीक है, 62 में, 71 में और 75 में, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट के राष्ट्रीय आपातकाल की पहली घोषणा अक्टूबर 1962 में नेफा में चीनी आक्रमण के कारण जारी की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। The first proclamation of national emergency was issued in October 1962 on account of Chinese aggression in the North East Frontier Agency. करेक्ट है, हम लोगों को पता है सबसे पहले 1962 में ही जो आर्टिकल 52 के अंतर्गत प्रोक्लेमेशन किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी घोषणा 1975 में की गई थी, इनकरेक्ट है, ठीक है। हमको पता ही है सेकंड जो प्रोक्लेमेशन हुआ था 71 में हुआ था, ठीक है, इंडो पाक वार के टाइम पे, ठीक है, 75 में नहीं हुआ था, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है। रिसेंटली ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 एंड एनुअल रिपोर्ट बेस्ड ऑन ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे वाज रिलीज्ड बाय, हमको पता है, ठीक है, रिपोर्ट जो है वो कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो रिलीज करता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। प्रस्तावना में ही शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स कंटेंट इन द प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल में जो टर्म्स यूज की गई उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से हमको करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। गणतंत्र शब्द जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है ना। टर्म रिपब्लिक हम लोगों को पता है कि हमने कहाँ से, फ्रांस से लिया है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श को सोवियत संविधान से लिया गया है, ठीक है। वर्ड जस्टिस जो है हम लोगों ने कहाँ से लिया है ना, सोवियत रशिया से लिया था, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संस्था सीएजी के द्वारा पूरी तरह से सीधे ऑडिट किया जाता है? Which of the following bodies institutions is are audited totally and directly by the CAG? यानी कि यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, तो हमको देखना है कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट्स को जो है सीधे सीधे कौन, सीएजी ऑडिट करने का काम करता है। आरबीआई, ठीक है, नहीं करता है, हम लोगों को पता है आरबीआई के अकाउंट जो है वो सीएजी ऑडिट नहीं करता है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है, करता है, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम, एलआईसी का नहीं करता है, ठीक है, एलआईसी का नहीं करता है। भारतीय स्टेट बैंक का भी नहीं करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो अकाउंट्स रहते हैं उनको सीएजी डायरेक्टली ऑडिट करने का काम नहीं करता है, ठीक है। केवल वहां पर क्या होगा, ओएनजीसी, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा ए, केवल ओएनजीसी के अकाउंट्स को जो है वो सीएजी डायरेक्टली ऑडिट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही के दिनों में प्राणा पोर्टल लगातार चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके उद्देश्य को सबसे बेहतर ढंग से समझाता है? The Prana portal was continuously in the news in recent times. Which of the following statement is best explains its objective? ठीक है, मतलब प्राणा क्या है, ठीक है, यह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए एक पोर्टल है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, यही आपका आंसर है। इट इज अ पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लाया गया है उसकी, है ना, मॉनिटरिंग करने के लिए जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ताकि कंटिन्यूस जो है वो क्या किया जा सके, एयर क्वालिटी को मेजर किया जा सके। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 51 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार और विशेषाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, ठीक है। Under the Constitution of India, which of the following rights and privileges are conferred on the citizens of India and denied to the aliens? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो केवल सिटीजन्स को होती है, एलियंस को नहीं होती? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार, ठीक है, करेक्ट। हमको पता है कि ये केवल किसको मिला होता है, ये केवल हमारे सिटीजन्स को मिला होता है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15 है आपका, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये केवल सिटीजन्स के लिए है। भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 भी जो है वो केवल किसके लिए है, सिटीजन्स के लिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन,
ठीक है, तो ये भी केवल किसके लिए है, नागरिकों के लिए है। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का अधिकार, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हायर जुडिशरी में एज ए जज केवल किनको, सिटीजन्स को ही अपॉइंट किया जा सकता है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, ये भी हमको पता है कि केवल किसके लिए होता है, ये भी केवल सिटीजन्स के लिए होता है, ठीक है। राइट टू कंटेस्ट फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स बनने के लिए भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसमें आप क्या कर लीजिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। सारे के सारे जो हैं वो है ना, राइट्स और प्रिविलेजेस जो हैं केवल किसके लिए होते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए होते हैं, इनमें से कोई भी एलियन के लिए नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, चलिए, किसी विशेष दिन मतदान के समय राज्यसभा में 150 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे 150 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन राज्यसभा एट द टाइम ऑफ वोटिंग। इन दिस सिनेरियो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमको पता है कि भाई अंडर आर्टिकल 368 अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, यानी कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग एंड 50% मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी कि हमको क्या चाहिएगा, एटलीस्ट 126 मेंबर्स का जो है सपोर्ट चाहिएगा। चलिए अपन लोग देखते हैं, केवल 75 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। कैन बी पास्ड विद द सपोर्ट ऑफ ओनली 75 मेंबर्स, नहीं हो सकता 75 मेंबर्स से, हमको पता है, ठीक है। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों की दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो संख्या दी गई उसके साथ पारित तो किया जा सकता है, ठीक है, पॉसिबल है ना। अगर 126 मेंबर्स कैन नॉट बी पास्ड विद द गिवन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। न्यूनतम 100 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, ठीक है, 100 सदस्यों के समर्थन से भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा नहीं होगा, टोटल स्ट्रेंथ के 50% से ज्यादा। अब राज्यसभा में टोटल मेंबर्स है 250, ठीक है, 250 यानी कि कम से कम 126 मेंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो 100 से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, 100 से भी नहीं हो पाएगा। कम से कम 123 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी पास्ड विदाउट सपोर्ट ऑफ द एटलीस्ट 123 मेंबर्स। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, 123 की बजाय ये क्या होना चाहिए, 126, एटलीस्ट 126 मेंबर हम लोगों को चाहिए का सपोर्ट हमको चाहिए, तभी ये हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है 368 के अंदर अगर कोई पास करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्पेशल हम लोगों को मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग एंड इट शुड बी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से ज्यादा। तो राज्यसभा की बात हो रही है, तो राज्यसभा में कुल सदस्य 250 हैं, तो ऐसी स्थिति में 50% से ज्यादा यानी कि कम से कम 126 सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ पर एक भी 126 नहीं है, तो आप डी को जो है 126 कर लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ पेयर दिए हुए हैं। इन पेयर में से हम लोगों को देखना है कि कौन से पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, यानी कि करेक्ट मैच्ड पेयर कौन सा है। संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू करेक्ट है ना। यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट है। संचालन समिति सरदार पटेल इनकरेक्ट है। स्टीयरिंग कमेटी सरदार पटेल इनकरेक्ट है। राजेंद्र प्रसाद स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। प्रांतीय संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकरेक्ट है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकरेक्ट है, हमको पता है सरदार पटेल जो है इसके चेयरमैन थे, यानी कि केवल एक आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 में जो राइट्स दिए हुए हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए, उनमें हमको करेक्ट को जो है आइडेंटिफाई करना है। अनुच्छेद 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको पता ही है माइनॉरिटीज के लिए है ये, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, द स्कोप ऑफ आर्टिकल 29 इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द माइनॉरिटीज ओनली, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमको पता है कि माइनॉरिटीज के लिए ही है ये, ठीक है। 29 और 30 सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस, करेक्ट। आर्टिकल 30 में जो है हम लोगों को पता है कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सिटीजनशिप जो है सिटीजनशिप एक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्यागता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, व्हेन अ पर्सन रिनाउंसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन आल्सो लॉसेस हिज इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, जस्ट बिकॉज बात किसकी हो रही है, माइनर की हो रही है। ठीक है, बच्चा जो है वो क्या है, माइनर है, इसलिए अगर है ना पर्सन इंडिविजुअल अपनी सिटीजनशिप छोड़ देता है तो जितने भी माइनर हैं फैमिली में उनकी भी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरीली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री हिज इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ना। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि फिर से स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनको हमको देखना है और इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई करना है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यह केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। करेक्ट है। इट कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। करेक्ट है ना। उन्हीं सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड है उनसे रिलेटेड अगर वायलेशन है तो ही SHRC उसको देखेगा, अदरवाइज NHRC देखेगा। यदि किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा रही तो राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले की जांच नहीं करता है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इफ एनी केस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड into by the National Human Rights Commission, then the State Human Rights Commission does not inquire into that case. करेक्ट है। NHRC अगर ऑलरेडी इंक्वायरी कर रहा है तो ऐसी स्थिति में SHRC जो है उसमें इंक्वायरी नहीं करेगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी कि है ना डिप्टी चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, उनके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। करेक्ट है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनकरेक्ट है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ही एंजॉयज द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनकरेक्ट है। कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है। वे क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यह भी इनकरेक्ट है। ही चेयर्स द मीटिंग ऑफ रीजनल काउंसिल्स। इनकरेक्ट। रीजनल काउंसिल्स की मीटिंग का जो है वो हेड कौन करते हैं, वो होम मिनिस्टर करते हैं। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। बिल्कुल करेक्ट है। द प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमको पता है रियल हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है, एक्चुअल जो अथॉरिटी होती है उसी के पास होती है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इनकरेक्ट है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। इनकरेक्ट है। हमको पता है, हमने देखा वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ जो है वो पावर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अलग होता है, लेजिस्लेचर अलग होता है। एग्जीक्यूटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेजिस्लेचर के लिए नहीं होती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति शासन प्रणाली का पालन करता है। करेक्ट है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉलो द सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा निजी सदस्य विधेयक का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, ऐसा कोई भी मेंबर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, अगर वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर ही माना जाएगा, भले ही वो रूलिंग पार्टी का ही मेंबर क्यों ना हो। यानी कि केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर जो होते हैं उन्हीं को प्राइवेट मेंबर नहीं माना जाता है। अदर देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, वो प्राइवेट मेंबर माना जाएगा। गैर सरकारी संगठनों द्वारा अनुशंसित विधेयक, अ बिल रिकमेंडेड बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विधानमंडल के गैर मंत्री सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक। करेक्ट। अ बिल बाय अ नॉन मिनिस्ट्रियल मेंबर ऑफ द। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है।
चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। बिल्कुल करेक्ट है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1982। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत विनियमित है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट इज रेगुलेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है, यानी कि एनआईए के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिर से आपको जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अधिनियम के प्रावधान, ठीक है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट, अधिनियम के प्रावधान भारत या विदेश में किए गए अनुसूचित अपराधों तक विस्तारित हैं जो भारत के हित को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एक्सटेंड टू द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया और अब्रॉड दैट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्राइम जो शेड्यूल्ड क्राइम है, शेड्यूल्ड क्राइम चाहे वो इंडिया में कमिट किए जाते हैं या फिर अब्रॉड कमिट किए जाते हैं, जिसके साथ इंडिया के इंटरेस्ट सीधे सीधे एसोसिएटेड है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने की अथॉरिटी एनआईए के पास होती है। यह एनआईए अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए राज्य उच्च न्यायालय को विशेष अदालतों के रूप में नामित करता है। इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। ठीक है, इट डेजिग्नेट्स स्टेट हाई कोर्ट्स एज ए स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एनआईए एक्ट। ठीक है, हाई कोर्ट को जो है वो अपॉइंट नहीं करता, ये किसको करता है? सेशन कोर्ट को करता है। जहां पर भी क्राइम होगा वहां का सेशन कोर्ट जो है उसके लिए क्या होगा? स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ, है ना, ऑफेंस। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। आपका आंसर हो गया ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी संघीय विशेषताएं भारतीय संविधान में पाई जाती है? यानी कि कुछ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दोहरी राजनीति करेक्ट, ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है, ड्यूअल पॉलिटी जो है, ठीक है ना, हमको पता है कि फेडरलिज्म की जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसमें क्या होता है? एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर है यूनियन है और दूसरा स्टेट है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमको पता है कि ये क्या होता है? यूनिटरी फीचर होता है। ठीक है, द्विसदनवाद, ठीक है, करेक्ट है। बाइकैमरल भी जो है वो क्या होता है? फेडरल फीचर होता है। लिखित संविधान, ठीक है, ये भी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होता है? ठीक है, तो जो मिनिमम एसेंशियल्स है उसमें हमको पता है कि मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए। दूसरा, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? ठीक है, दोनों के बीच अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्या होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में चुनाव के तरीकों के संबंध में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के रिगार्डिंग जो है वो कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, भारतीय संविधान ने लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पद्धति निर्धारित की है। इनकरेक्ट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के लिए तो किया है लेकिन राज्यसभा के लिए नहीं किया है। ठीक है, अपने को पता है यहाँ पर क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल जो है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से जो है इलेक्शन होता है। तो राज्यसभा के लिए तो इसको यूज किया गया, सॉरी, लोकसभा के लिए तो यूज किया गया लेकिन राज्यसभा के लिए नहीं किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस प्रणाली में उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए 50% से अधिक वोट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ये भी इनकरेक्ट है। इन दिस सिस्टम द कैंडिडेट नीड्स टू गेट मोर देन 50% टू गेट इलेक्टेड। इनकरेक्ट है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब यही होता है कि जितने भी वोट पड़े हैं उसमें जिसको भी मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए केवल 10 ही वोट पड़े हैं तो उसमें भी जिसको 6 वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई रेशियो प्रोपोर्शन डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। ना तो फर्स्ट करेक्ट है ना सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देख लेते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कानून बनाए गए? यानी कि यहाँ पर कुछ लॉज दिए गए हैं, इनमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 करेक्ट है। ठीक है ना, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, ठेका श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। ठीक है, ये भी करेक्ट है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, ये भी करेक्ट है।
है ना, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो सारे के सारे एक्ट जो है वो क्या किए हैं, डीपीएसपी को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि कुछ कमीशंस के जो चेयरपर्सन है उनके नाम दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन जो है वो एनएचआरसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करेक्ट है, हमको पता है, ठीक है। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं एनएचआरसी के। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, ठीक है, ये नहीं होते हैं। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटी कमीशन जो होता है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो जरूर एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, करेक्ट है, ये भी मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना, ये भी होते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, करेक्ट है, ये भी होते हैं। चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी होते हैं। व्यक्तियों के, ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, ये भी होते हैं, ठीक है। चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, तो यानी कि सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 67, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको देखना है यानी कि कौन सा गलत है, ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, ठीक, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट है। आंसर क्या पूछा है, इनकरेक्ट, ठीक है। इट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, हमको पता है आर्टिकल 32 जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनाता है, किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। वायलेशन होने के केस में हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से यह संविधान के व्याख्याता के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। थ्रू द जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस इट सर्व्स एज द कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरप्रेटर, ठीक है, हमको पता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने की अथॉरिटी भी किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। और पूछा क्या है, इनकरेक्ट, तो दोनों में ही जो है वो कोई भी आंसर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, इसके रिगार्डिंग यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, करेक्ट, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, आर्टिकल 340 में इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आयोग संसद के दोनों सदनों को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, इनकरेक्ट, ठीक है। द कमीशन प्रेजेंट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इनकरेक्ट है, हमको पता है ये किसको देता है, रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति की असाधारण शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि अपन लोग देखते हैं कि कोई जब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था स्टेट में, तो कौन कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होते हैं, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है, यानी कि कौन से जो है वो सही है। वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में निहित शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। He can take up the functions of the state government and powers vested in the governor or any other executive authority in the state, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। He can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament, ठीक है, तो वो डिक्लेयर कर सकता है कि भाई जो लेजिस्लेचर है उसकी अथॉरिटी को कौन, पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगा, यहाँ तक कि जो स्टेट का बजट है उसको भी कौन पास करेगा, पार्लियामेंट करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वह संबंधित राज्य उच्च न्यायालय में निहित शक्तियों को अपने ऊपर ले सकता है या उससे संबंधित संविधान के प्रावधानों को निलंबित कर सकता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ही कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ द पावर्स वेस्टेड इन द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट और सस्पेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू इट, ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमको पता है कि हाई कोर्ट का अथॉरिटी जो है वो किसी भी कंडीशन में अफेक्ट नहीं होता है, वो अपनी अथॉरिटी को जैसे पहले एक्सरसाइज कर रहा था उसी तरीके से एक्सरसाइज करता रहता है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना।
इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यह भारत में न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है, करेक्ट। इट प्रमोट्स जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया, ये करेक्ट है। यह लोकस स्टेंडी के सिद्धांत का पालन करता है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इट फॉलोज द डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडी। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टेंडी ये बोलता है कि केवल एग्रीव्ड पर्सन या अफेक्टेड पर्सन जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है वही जुडिशरी में जाकर के और अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमको पता है पीआईएल का कॉन्सेप्ट तो इससे बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, ऐसा पर्सन जो एग्रीव्ड नहीं है, जो अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, वो भी अफेक्टेड पर्सन के बिहाफ पे क्या कर सकता है? जुडिशरी में जाकर के और राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। 70 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, with reference to the independence and impartiality of the election commission which of the following statements is are correct, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्य की योग्यता निर्धारित नहीं की है, करेक्ट है ना। The Constitution has not prescribed the qualifications of the members of the election commission, हमको पता है इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं करता है। संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट किया है, इनकरेक्ट है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है टर्म ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है वो स्पेसिफाइड नहीं। संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी अन्य नियुक्ति से वंचित नहीं किया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमको पता है कि जो रिटायर्ड कमिश्नर है उसके ऊपर किसी भी प्रकार के रीअपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो रेस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाया नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, लोकायुक्त के कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त। ठीक है, लोकायुक्त के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से करेक्ट है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना पहली बार 1971 में महाराष्ट्र में की गई थी, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन द महाराष्ट्र इन 1971। सबसे पहला स्टेट जो है वो महाराष्ट्र था। 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र ने लोकायुक्त को बनाया था। किसी राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति हमेशा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकरेक्ट है। द लोकायुक्त ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। ठीक है, करेक्ट है। इनकरेक्ट है, हमको पता है कौन करता है? गवर्नर इनकी अपॉइंटमेंट करता है। लोकायुक्त द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, ये भी करेक्ट है। द रिकमेंडेशंस मेड बाय द लोकायुक्त आर ओनली एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी बाइंडिंग नहीं होती है, वो केवल रिकमेंडेशन फॉर्म में होती है, चाहे तो गवर्नमेंट उसको माने अदरवाइज न माने। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। जिला मजिस्ट्रेट DDMA का पदेन अध्यक्ष होता है, करेक्ट है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ DDMA। ठीक है, हमको पता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसका अपॉइंट करता है। DDMA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ये भी करेक्ट है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द DDMA इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर रखा गया है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि 368 में से कौन सा इनमें से बाहर है? राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन, ठीक है, ये बाहर है, करेक्ट। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है, करेक्ट है ना, एबॉलिशन किया जा सकता 368 के बिना। संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव, ठीक है, ये भी करेक्ट है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति का चुनाव, इनकरेक्ट है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, आर्टिकल 54 में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए 368 के प्रोविजंस के थ्रू ही किया जा सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा, है ना, बी। ओनली 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यानी कि कौन से कथन सही है।
प्रांतों को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। करेक्ट। प्रोविंसेस वर अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशंस। बिल्कुल पता है हमको, कैबिनेट मिशन ने यही रिकमेंडेशन किया था कि जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन मिलेगा, प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन मिलेगा। हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों के द्वारा नामित किया जाना था, ये भी करेक्ट है। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। हमको पता है ना, जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको है ना रूलर्स को नॉमिनेट करना था, जबकि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वहां पर क्या होना था, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली है वो क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। संविधान सभा के लिए चुनाव स्वतंत्रता के बाद आयोजित किए गए थे, इनकरेक्ट है। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। हमको पता है जुलाई 1947 में हुए थे, हम इंडिपेंडेंस जो है वो 15 अगस्त को मिला, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ठीक है, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पर दी हुई है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो 8 शेड्यूल में आती है, 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बोडो, अंग्रेजी, नेपाली, उर्दू और संथाली। ठीक है, अंग्रेजी नहीं है, बोडो इंक्लूडेड है, नेपाली, उर्दू एंड संथाली। ठीक है, तो इंग्लिश को छोड़ करके बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनको 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, डिवाइस एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं, उनसे एसोसिएटेड डिस्क्रिप्शन भी वहां पर दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि कौन से डिवाइसेस के साथ उसका डिस्क्रिप्शन सही मिलता है। ठीक है, चलिए, जनमत संग्रह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रस्तावित कानून को सीधे मतदाताओं के मतों द्वारा निपटाने के लिए भेजा जाता है, करेक्ट है। रेफरेंडम प्रोसीजर वेयर बाय प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रिफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट वोट्स के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन जो है वो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। रिकॉल, ठीक है, सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की विधि, इनकरेक्ट है ना। रिकॉल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। हमको पता है रिकॉल, जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है। ठीक है, ये तो एक ऐसी पावर होती है जिसके थ्रू पब्लिक क्या करते हैं, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर वो उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको वापस बुलाती है। ठीक है, तो ये मैच नहीं करता है। जनमत संग्रह वह विधि जिसके माध्यम से मतदाता अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले किसी प्रतिनिधि को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमने देखा ये तो क्या होता है, रिकॉल होता है। प्लेबिसाइट मेथड बाय मींस ऑफ व्हिच द वोटर्स कैन रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, व्हिच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, ये तो क्या हो रहा है, रिकॉल हो रहा है। ठीक है, तो रिकॉल और प्लेबिसाइट के जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है ना, ऊपर नीचे हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों इनकरेक्ट है, केवल फर्स्ट करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ बताता है। ठीक है, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको पता है क्या बताता है, यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, करेक्ट। ठीक है, करंटली इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, करेक्ट है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है, इनकरेक्ट। द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है हम लोगों को 1st शेड्यूल में ये चीजें मेंशन की गई है, 3rd शेड्यूल में मेंशन नहीं की गई, तो केवल सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कथन 1, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। A judge of the Supreme Court or High Court can be removed only on the ground of proved misbehavior or incapacity। हमको पता है। ठीक है, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये प्रोवाइड किया गया है कि केवल है ना प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकेपेसिटी के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, भारत के संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की परिकल्पना की गई है, ये भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनवाइसेज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट क्लेरिफिकेशन भी है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और दूसरा जो है वो फर्स्ट की सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
80 भारतीय संविधान के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया? पता है अपन लोगों को, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग दी, ठीक है, किस गवर्नमेंट एक्ट ने जो है क्या किया था, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट किया था और प्रोविंसेस को अपना सेपरेट बजट रखने की अथॉरिटी दी थी। तो हमको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो ये अथॉरिटी देता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है वो प्रांतों को अलग बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सही करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है, करेक्ट है। It is an integrated food security scheme for providing free food grains to Antyodaya Anna Yojana and primary household beneficiaries under National Food Security Act 2013। हमको पता है ना, जब कोविड हुआ था तो ड्यूरिंग द कोविड जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, बिल्कुल सही। लाभार्थियों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर खाद्यान्न भी मिलेगा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। द बेनिफिशियरीज विल आल्सो बी गेटिंग फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। राज्यों के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यानी कि अपन लोग देखते हैं कि जो स्टेट्स के जो है ना एडवोकेट जनरल होते हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट में से आपको क्या करना है, सही यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित होता है, इनकरेक्ट है, ठीक है। हमको पता है कि जो है ना एडवोकेट जनरल होते हैं वो टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर अपने ऑफिस में रहते हैं, तो संविधान में किसी भी तरीके का टर्म डिसाइड नहीं किया है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकरेक्ट है। वह राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर पद धारण करता है, ये करेक्ट हो गया। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। ही होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। उसे भी सभी विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्राप्त होती है जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों को उपलब्ध होती है, थर्ड भी करेक्ट है। He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of the state legislature। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI चर्चा में रहा है। FSSAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको पता है ना FSSAI किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मूल संरचना का सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा, ठीक है। In which of the following cases the Supreme Court held that doctrine of basic structure would apply to constitutional amendments after April 24, 1973? यानी केशवानंद के केस के बाद जो अमेंडमेंट हुए हों उनके ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। ये किस केस में इन्होंने बोला था, ठीक है। तो अपन लोग देखते हैं वामन राव केस था 1981 का, जिस केस में ये कहा गया था, ठीक है। तो वामन राव केस 1981 आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इंडिया में जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल चलता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से जो है वो करेक्ट हैं, यानी कि सही स्टेटमेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। यह एक न्यायिक नवाचार है और संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इनकरेक्ट है। इट इज अ जुडिशियल इनोवेशन एंड नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इनकरेक्ट है। हमको पता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली सीधे सीधे मेंशन्ड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, ये भी इनकरेक्ट है। इट मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, इनकरेक्ट है। हमको पता है कलेक्टिवली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि इनमें से किन कंट्रीज में जो है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
भारत, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, मेक्सिको। इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील, मेक्सिको। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम को अगर छोड़ दे तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ तीनों में जो है वो फेडरल सिस्टम हमको देखने को मिलता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, संविधान की प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसका गठन स्वतंत्रता के बाद किया गया था। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को हो गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। एन गोपाल स्वामी अयंगर इस समिति के अध्यक्ष थे, इनकरेक्ट है। एन गोपाल स्वामी अयंगर वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके चेयरमैन थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा ए। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे करेक्ट हैं। चलिए पहला देखते हैं। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय योजना है। ठीक है, बिल्कुल सही। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। 2016 में ये इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसका उद्देश्य भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकरण करना है। इट एम्स टू अचीव द कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। चलिए फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपके दोनों करेक्ट हो गए। 88 का आंसर हो गया आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रिगार्डिंग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई हम लोगों को करना है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राजमन्नार आयोग द्वारा इसकी स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज रिकमेंडेड बाय द राजमन्नार कमीशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। हम लोगों को पता है संधारण कमेटी ने इसके लिए रिकमेंडेशन किया था, राजमन्नार कमीशन ने नहीं किया था। सतर्कता आयुक्त केंद्र या राज्य सरकार के तहत आगे रोजगार के लिए पात्र नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। विजिलेंस कमिश्नर आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उनके फर्दर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, वो फर्दर एम्प्लॉयड नहीं किए जा सकते। थर्ड स्टेटमेंट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समान है। ठीक है, इनकरेक्ट है। द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इनकरेक्ट है। हमको पता है यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट ये होते हैं, तो केवल हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के दोनों स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, माल और सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। माल और सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। करेक्ट है, हमको बताया आर्टिकल 279A में जो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी एक्ट इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आपके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, सही स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है एनसीपीसीआर के रिगार्डिंग यहाँ पर सही है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको बताया 2007 में जो है इसको एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, यह बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है और बाल अधिकारों के हनन और वंचित करने से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है ना। It inquires into the violation of child rights and takes suo motu notice of matters related to the deprivation and violation of the child rights. ठीक है,
केवल जो है वो है ना कंप्लेंट के मैटर में ही जो है वो इनको नहीं देखता है, बल्कि सो मोटो भी उसको ले सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट फिर से करेक्ट है, आपके आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको करेक्ट, ठीक है, सही स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन केंद्रीय सूचना आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसे 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2005। बताइए, अपन लोगों को 2005 में इस एक्ट को लेकर के आए थे, 2006 में इसको इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो डिसाइड की है वो 10 कमिश्नर्स की डिसाइड की है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर से आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 93 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि यहाँ पर दो पेयर दिए हुए हैं, एक में आर्टिकल दिया हुआ है और दूसरे में जो है वो डीपीएसपी का प्रोविजन दिया हुआ है। आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा पर्टिकुलर प्रोविजन जो है वो करेक्ट आर्टिकल के साथ मैच करता है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 40, ठीक है, इनकरेक्ट है ना। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, इनकरेक्ट है। आर्टिकल 40 में जो है क्या दिया हुआ है, वहां पर हम लोग देखते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं। गायों के वध पर रोक लगाना, अनुच्छेद 47, ठीक है, इट इज आल्सो इनकरेक्ट। प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना, अनुच्छेद 8A, ठीक है, 8 नहीं, इसको आप 48A कर लीजिए, ठीक है ना। सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48A, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। कौन सा से सही है, यानी कि थर्ड आपका केवल सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 को लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। सही स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। यह 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं था, ठीक है, इनकरेक्ट है। इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, है ना, हमको मालूम है कि ये उसका पार्ट था, ठीक है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्यों के रूप में निर्दिष्ट करता है, ठीक है, करेक्ट है। इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमको पता है कि इसको ऑब्जेक्टिव की तरह वहां पर प्रियम्बल में हमने रखा है। इसे पहली बार 1960 में बेरूबारी यूनियन मामले में संविधान के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई थी, इनकरेक्ट है। It was the first time recognized as part of the constitution in the बेरूबारी यूनियन केस in 1960। हमको पता है 1973 में केशवानंद वाले केस में जो है इसको क्या माना गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था। तो आपका यानी कि केवल सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो, है ना, यानी कि कितने सही हैं, ठीक है। यानी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। सॉरी, सभा के सभी सदस्य कांग्रेस से सहमत थे, इनकरेक्ट है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग भी थे, तो उनका जो है कई चीजों को लेकर के कांग्रेस के साथ, है ना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था। All members of the assembly agreed with the Congress, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सभा के सदस्य अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास करते थे, करेक्ट है। मेंबर्स ऑफ द असेंबली बिलीव्ड इन द डिफरेंट आइडियोलॉजीज, हमको पता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग भी थे, ठीक है, कुछ राइट विंग के लोग भी थे, तो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग वहां पर थे, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। संविधान सभा की बहस का उपयोग संविधान के अर्थ की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, करेक्ट है। Constituent Assembly debates can be used to interpret the meaning of the Constitution, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसके रिगार्डिंग रूलिंग दिया हुआ है कि भाई जब किसी चीज को लेकर के, किसी प्रोविजन को लेकर के उसके इंटरप्रिटेशन की बात आती है, तो इंटरप्रिटेशन करने के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस समय पे डिबेट में जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए थे, जो लॉजिक्स लिए गए थे, उनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सेकंड और थर्ड दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बी, ठीक है। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो 2 स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड एंड थर्ड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन पर प्रभाव डालता है? ठीक है, आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैव अ बियरिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो इनमें से कौन कौन से एक्ट करते हैं? ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का अधिनियम 1971 करेक्ट है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 करेक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करेक्ट है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, ये भी क्या करता है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 करेक्ट है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, यानी कि 1 2 3 4 चारों आपके आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक बार फिर से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, यानी कि जो है कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपको करेक्ट दिखाई देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शेल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, पता है हम लोगों को, है ना। इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों के पास समान शक्तियां हैं और उन्हें समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, सेकंड भी करेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर्स एंड रिसीव इक्वल सैलरीज अलाउंसेस एंड अदर पर रिक्विजिट्स। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके जो है वो करेक्ट है। हमको पता है कि उनकी पावर सेम होती है, उनके है ना सैलरी अलाउंसेस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो राष्ट्रपति की इच्छा तक अपना पद धारण करता है, इनकरेक्ट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इनकरेक्ट है, हमको पता है ना। उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, उसी के बेसिस पे अपन उसको फॉलो करके हटा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रीएम्बल हमको पता है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं क्योंकि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर सिग्निफिकेंट एंड यूजफुल बिकॉज, ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है? सही, ठीक है ना। एक बार फिर से जो है वो क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। वे एक सामान्य राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में काम करते हैं, करेक्ट, ठीक है। दे सर्व एज ए कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो इन द सेंस पावर में कोई भी रहे, अथॉरिटी में कोई भी रहे, लेकिन ये उनका जो है वो है ना डायरेक्शन प्रोवाइड करने का, गाइडेंस उनको प्रदान करने का काम करते हैं। वे घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता की सुविधा प्रदान करते हैं, करेक्ट है। दे फैसिलिटेट स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। वे भारतीय संघ में सभी अधिकारियों के लिए निर्देश के साधन के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। दे एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ऑल अथॉरिटीज इन द इंडियन यूनियन, हमको पता ही उनका नाम ही क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जितनी भी अथॉरिटीज है उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देख लेते हैं, ठीक है ना। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में संविधान के निर्माताओं ने निम्नलिखित में से किससे प्रेरणा प्राप्त की? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एन्यूमरेटेड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from which of the following? यानी कि डीपीएसपी को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने के लिए किन किन सोर्सेस से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी, इसके रिगार्डिंग हमको है ना आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। पहला क्या यहाँ पर जो है वो हमको सही, ठीक है ना। एक बार फिर से जो हमको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आयरिश संविधान करेक्ट है, यहाँ से हमको पता है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनादेशों का साधन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्यूमरेटेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करेक्ट,
ठीक है। गांधीवादी विचारधारा, ठीक है, ये भी करेक्ट है। गांधीयन आइडियोलॉजी हमको पता है कि कुछ जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी से